दूसरे ही दिन लड़की ने माजिद हिजाजी को एक अहम खबर दी। उसने बताया कि त्रिपोली के सलीबी बादशाह रिमांड की तरफ एक एलची इस दरखास्त के साथ भेज दिया गया है कि वो अल सॉलेह की मदद को आए। मैंने रात को शराब पिलाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बहुत बातें की और उसे कहा कि तुम लोग बुज़दिल हो जो दमिश्क से भागकर हलब में आन पनाह ली है। कोई मुसलमान हुक्मरान की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की है। ऐसी बहुत सी बातें की तो वो भड़क उठा और मेरे साथ बेहुदा हरकतें करते हुए बोला, अय्यूबी चंद दिनों का मेहमान है। फिदाई कातिलों के मुर्शिद शेख सन्नान से भी दरखास्त की गई है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का बंदोबस्त करे और मुंह मांगा इनाम ले। वो अपने तजुर्बाकार आदमी दमिश्क भेज रहा है। उसने ये भी बताया कि अपनी फौज की तैयारी के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने लगेगी। सुल्तान अय्यूबी सहराई फौज को इतनी सर्दी और बर्फ में नहीं लड़ा सकेगा। ये इब्तिदा थी। शराब और औरत एक मर्द के सीने से राज निकलवा रही थी। लड़की ने हर रात खामंद से दिन भर की कारगुजारी मालूम करनी शुरू कर दी और ये राज माजिद हिजाजी के सीने में महफूज होते गए। एक रोज खामंद ने माजिद से कहा, मुझे मुलाजिमों ने तुम्हारे मुताल्लिक एक काबिल एतराज बात बताई है। माजिद कांप उठा। वो समझा कि उसका भांडा फूट गया है, मगर खामंद ने कहा, तुम मेरी बीवी को वरगला रहे हो। मेरी गैर हाजिरी में तुम उसके पास बैठे रहते हो। मैं जानता हूं कि मेरे मुकाबले में तुम खूबरू और जवान हो, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी भी तुम्हें पसंद कर सकती है, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माजिद हिजाजी ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये उसकी गलत फहमी है, लेकिन उसके दिल में वहम पैदा हो चुका था। उसने अपनी बीवी से भी यही बात कही और उस पर पाबंदी आयद कर दी कि वो माजिद हिजाजी से नहीं मिल सकती। माजिद हिजाजी अभी वहां से नहीं निकलना चाहता था क्योंकि उसे अभी वहां का पूरा मंसूबा नहीं मिला था। उसने उस लड़की के खावंद की डांट डपट सह ली और उसकी धमकियों से अपने ऊपर मसनूई खौफ की कैफियत भी तारी कर ली। उसकी मिन्नत समाजत भी की। उस शख्स ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसी रोज 6 बॉडीगार्ड ले आया। उस दौर में अमीर कबीर लोग अपने घर में बॉडीगार्ड्स रखने को इज्जत की निशानी समझते थे। उस आदमी ने माजिद हिजाजी समेत 7 बॉडीगार्ड रख लिए और उनमें से एक को कमांडर बना दिया। उस कमांडर ने माजिद को ये खुसूसी हुक्म सुनाया कि वो चूंकि आका की नजरों में मुश्तबा है, इसलिए वो मकान के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता और रात को थोड़ी सी देर के लिए भी गैर हाजिर नहीं हो सकता। माजिद ने इस हुक्म के आगे भी सर तस्लीम खम कर दिया और उसने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया जैसे मर गया हो। 2-3 रातें ही गुजरी होंगी। आधी रात के वक्त ये लड़की बाहर निकली। बड़े दरवाजे पर एक बॉडीगार्ड पहरे पर खड़ा था। लड़की ने उसे आकाओं के जलाल और रोब से पूछा, तुम यहीं खड़े रहते हो या मकान के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते हो? उसने कुछ जवाब दिया तो लड़की ने कहा, तुम नए आदमी हो। हमारे दमिश्क वाले मुहाफिज बहुत चौकस और होशियार थे। तुम अगर यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें उसी तरह होशियार और चौकस बनना पड़ेगा। आका बड़ी सख्त तबीयत के मालिक हैं। पहरेदार ने एहतराम से सर झुका लिया। लड़की बॉडीगार्डों को देखने निकल गई। वो उन 2 खेमों की तरफ चल पड़ी जिनमें दूसरे बॉडीगार्ड सोए हुए थे। दरवाजे वाले पहरेदार ने दौड़कर कमांडर को जगाया और बताया कि मालिका मुआयने के लिए आई है। कमांडर भागकर उठा और लड़की के आगे झुक गया। लड़की ने उसे भी हिदायत दी और एक खेमे के आगे रुककर बुलंद आवाज से बातें करने लगी। माजिद हिजाजी उसी खेमे में सोया हुआ था। उसकी आंख खुल गई। वो बाहर आ गया। लड़की ने उससे यूं बात की जैसे उसे अच्छी तरह जानती ही ना हो। उससे पूछा, तुम शायद पहले वाले मुहाफिज हो? माजिद ने ताजीम से जवाब दिया तो लड़की ने कमांडर से कहा, इस आदमी को जल्दी तैयार करो। ये मेरे साथ कसरे सल्तनत तक जाएगा। 2 घोड़े फौरन तैयार कर दो। कमांडर ने पूछा, अगर आका आपके मुताल्लिक पूछें तो मैं क्या जवाब दूं? लड़की ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, मैं सैर सपाटे के लिए नहीं जा रही, आका ही के हुक्म से जा रही हूँ। हुकूमत के कामों में दखल मत दो, जाओ घोड़े तैयार करो। कमांडर ने एक आदमी को अस्तबल की तरफ दौड़ा दिया। माजिद हिजाजी तलवार से मुसल्लाह होकर तैयार हो गया था। लड़की उसे अस्तबल की तरफ ले गई। कमांडर को उस लड़की के खावंद ने बता रखा था कि माजिद पर नजर रखे और उसे घर के अंदर न जाने दे। अब लड़की ने माजिद को ही अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब किया था। कमांडर ने देखा कि वो दोनों अस्तबल की तरफ चले गए तो वो दौड़कर अंदर लड़की के खावंद को इत्तला देने चला गया। वो यकीन करना चाहता था कि खावंद को मालूम है कि उसकी बीवी मुश्तबा बॉडीगार्ड के साथ जा रही है। वो लड़की को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी मालिकन थी। वो अंदर गया और डरते डरते अपने आका के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुल गया। अंदर किंदील जल रही थी और कमरा शराब की बदबू से भरा हुआ था। उसने अपने आका को देखा। वो बिस्तर पर इस तरह पड़ा था कि उसका सर और एक बाजू पलंग से लटक रहा था। एक खंजर उसके सीने में उतरा हुआ था। उसके सीने पर खंजर के कई जख्म थे।
कमांडर ने उसकी नब्ज देखी। वो मरा हुआ था, उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। माजिद हिजाजी को लड़की बता चुकी थी कि उसने अपने खावंद से सारा मंसूबा मालूम कर लिया है और अब उस मंसूबे पर अमल शुरू हो रहा है। उसने खावंद को रोजमर्रा की तरह शराब पिलाई और इतनी पिलाई कि वो बेहोश हो गया। लड़की उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़ कर आ सकती थी, लेकिन इंतकाम के जज्बे ने उसे पागल कर दिया। उसने उसी के खंजर से उसका सीना छलनी कर दिया और खंजर उसके सीने में ही रहने दिया। माजिद हिजाजी घबराया नहीं। वो तो हर लम्हा किसी न किसी अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए तैयार रहता था। उसने लड़की के इस इकदाम को सराहा और उसे कहा कि वो इत्मीनान से घोड़े पर सवार हो जाए। वो जो ही घोड़े पर सवार होने लगे, रात की खामोशी में एक बड़ी बुलंद आवाज सुनाई थी, घोड़े मत देना, इन्हें रोक लो, वो आका को कत्ल करके जा रही है। 6 के 6 बॉडीगार्ड तलवारें और बर्छियां उठाए बाहर आ गए। माजिद और लड़की घोड़ों पर सवार हो चुके थे। उन्हें उसी रास्ते से गुजरना था जहां बॉडीगार्ड थे। माजिद ने लड़की से कहा कि वो घुड़सवारी नहीं कर सकती तो उसके घोड़े पर पीछे बैठ जाए। घोड़ा सरपट दौड़ाना पड़ेगा। लड़की ने खुद एतमादी से कहा कि वो घोड़ा दौड़ा सकती है। माजिद ने उसे कहा कि वो घोड़ा उसके पीछे रखे। माजिद ने तलवार निकाल ली। उधर बॉडीगार्डों का शोर बढ़ता जा रहा था और वो अस्तबल की तरफ दौड़ते आ रहे थे। माजिद ने घोड़े को एड़ लगा दी। उसके पीछे लड़की ने भी घोड़ा दौड़ा दिया। कमांडर की आवाज गरजी, रुक जाओ, मारे जाओगे। चांदनी रात थी। माजिद ने देख लिया कि बॉडीगार्ड बर्छियां ऊपर किए उसकी तरफ आ रहे थे। उसने घोड़े का रुख उनकी तरफ कर दिया और आगे होकर तलवार घुमाने लगा। घोड़े की रफ्तार उसकी तवक्को से ज्यादा थी। 2 बॉडीगार्ड उसके सामने आ गए और घोड़े तले कुचले गए। एक बर्छी उसकी तरफ आई जो उसने तलवार के वार से बेकार कर दी। कमांडर ने चिल्लाकर कहा, कमाने निकाल लो। बॉडीगार्ड तजुर्बाकार मालूम होते थे। जरा सी देर में 2 तीर माजिद हिजाजी के करीब से गुजर गए। उसने घोड़ा दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया ताकि तीरंदाज निशाना न ले सकें। इतने में वो तीरों की जद से निकल गए। अब ये खतरा था कि बॉडीगार्ड घोड़ों पर ताकुब करेंगे, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर नहीं था, क्योंकि घोड़ों पर जीने कसने के लिए जो वक्त सर्फ होना था वो उसके लिए दूर निकल जाने के लिए काफी था। और हुआ भी यही। आबादी से दूर निकल जाने तक उसे ताकुब में आते घोड़ों की आवाजें सुनाई न दी। उसने लड़की से कहा कि अब घोड़ा उसके पहलू में कर ले। लड़की का घोड़ा जब उसके पहलू में आया तो माजिद ने लड़की से पूछा कि वो घबराई या डरी तो नहीं। लड़की ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। लड़की ने उसे दौड़ते घोड़ों के साथ बुलंद आवाज से सुनाना शुरू कर दिया कि उसने कौन सा राज अपने खावंद से हासिल किया है। माजिद ने उसे कहा कि आगे चलकर रुकेंगे तो सारी बात सुनूंगा, लेकिन लड़की बोलती रही। माजिद ने जब बार बार उसे कहा कि चुप हो जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है, तो लड़की ने कहा, फिर रुक जाओ, मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकूंगी। माजिद अभी रुकना नहीं चाहता था और लड़की बोलती जा रही थी। आखिर लड़की ने हाथ लंबा करके माजिद के घोड़े की बागें पकड़ ली। उसके लिए उसे आगे झुकना पड़ा। तब माजिद ने देखा कि लड़की के दूसरे पहलू में तीर उतरा हुआ है। माजिद ने फौरन घोड़ा रोक लिया। लड़की ने कहा, यह तीर मुझे वहीं लग गया था। मैं इसीलिए तुम्हें दौड़ते घोड़े से असल बात सुना रही थी कि मरने से पहले तुम्हें ये राज दे दूं। माजिद हिजाजी ने उसे घोड़े से उतारा और जमीन पर बैठकर उसे आगोश में ले लिया। उसने तीर को हाथ लगाया। वो खासा अंदर चला गया था, निकाला नहीं जा सकता था। ये जर्राह का काम था जो पट्टा चीर कर तीर निकाल सकता था। लड़की ने कहा, इसे रहने दो, मेरी बात सुन लो। और उसने माजिद को सारा मंसूबा सुना दिया जो उसने खावंद से सुना था। फिर बोली, मेरा ख्याल है कि ये शक किसी को नहीं होगा कि हम कोई राज लेकर हलब से भागे हैं। वो मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। मुहाफिजों तक को मालूम है कि मेरे खावंद को शक है कि मेरे और तुम्हारे दरपर्दा ताल्लुकात थे। वो यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ भाग गई हूँ। लड़की सारी बात सुना चुकी तो उसने माजिद का हाथ चूम कर कहा, अब मैं सुकून से मर सकूंगी, और उस पर गशी तारी होने लगी। माजिद ने दूसरे घोड़े को अपने घोड़े के पीछे बांध दिया। लड़की को अपने घोड़े पर डालकर उसके पीछे बैठ गया और उसे ऐसी पोजीशन में रखा कि तीर उसे तकलीफ न दे। मगर तीर अपना काम कर चुका था। वो जब दमिश्क में अपने कमांडर हसन बिन अब्दुल्लाह के पास पहुंचा, उस वक्त लड़की को शहीद हुए कमोबेश 12 घंटे गुजर गए थे। उसने कसरे हलब का तमाम तर मंसूबा सुनाकर बताया कि ये कारनामा इस लड़की का है। हसन बिन अब्दुल्लाह उसी वक्त माजिद हिजाजी को और लड़की की लाश को सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास ले गया। माजिद हिजाजी ने बताया कि लड़की क्या थी और उसे बाप ने किस तरह एक जागीरदार के हाथ फरोख्त किया था। माजिद ने लड़की की सारी बातें सुल्तान अय्यूबी को सुनाई। बाद में मालूम हुआ कि लड़की का बाप भी दमिश्क से भाग गया था। सुल्तान अय्यूबी ने लड़की की लाश नूरुद्दीन जंगी की बेवा के हवाले कर दी
और हुक्म दिया कि लड़की को फौजी एजाज के साथ दफन किया जाए। लड़की ने मरने से पहले माजिद हिजाजी को जो मंसूबा बताया था वो मुख्तसरन यूं था कि सुल्तान अल मलिक अल सालेह तमाम मुसलमान मुमलिकतों के उमरा को सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ मुत्तहिद कर रहा है और उनकी फौजों को एक कमांड के तहत लाना चाहता है। त्रिपोली के सलीबी हुक्मरान रिमांड को मदद के लिए आमादा कर लिया गया है। ये लड़की जो नई खबर लाई थी ये थी कि रिमांड अपनी फौज को इस तरह इस्तेमाल करेगा कि मिस्र और शाम के दरमियान सुल्तान अय्यूबी के लिए रसद और कुमक के रास्ते रोक देगा। उसने ये महसूस कर लिया था कि सुल्तान अय्यूबी जंग की सूरत में मिस्र से कुमक मंगवाएगा। इसके अलावा रिमांड सुल्तान अय्यूबी को घेरे में लेने के लिए अपने तेज रफ्तार सवार दस्ते हरकत में रखेगा। जरूरत महसूस हुई तो रिमांड दूसरे सलीबी हुक्मरानों को भी मदद के लिए बुलाएगा। हसन बिन सबाह के पैरोकार फिदाइयों के साथ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का सौदा तय कर लिया गया था। फिदाई फौरी तौर पर दमिश्क पहुंच रहे थे। इस तमाम तर मंसूबे का हर हिस्सा अहम था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने उसके जिस हिस्से पर ज्यादा तवज्जो दी वो ये था कि दुश्मन सर्दियों का मौसम गुजर जाने के बाद जंग शुरू करेगा। उन इलाकों में सर्दी ज्यादा पड़ती थी, बारिशें होती थीं और बाज जगहों पर बर्फ भी पड़ती थी। ऐसे मौसम में जंग नहीं लड़ी जा सकती थी और न ही कभी जंग लड़ी गई थी। यहाँ जिसने भी हमला किया खुले मौसम में किया। लड़की की हासिल की हुई मालूमात के मुताबिक मंसूबे में शामिल किया गया था कि फौजें कलाबंद हो जाएं, फौजों की नफरी में इजाफा किया जाए और हमले की तैयारी की जाए। मौसम खुलते ही उन फौजों को शाम पर हमला करना था। सलीबी हुक्मरान रिमांड को जंगी मदद का मुआवजा पेश किया गया था जो सोने के सिक्कों की सूरत में था। रिमांड ने शर्त पेश की थी कि उसे ये मुआवजा पहले अदा कर दिया जाए। अल सालेह के हवारी उमरा ने फैसला किया कि मुआवजा फौरन भेज दिया जाए। सुल्तान अय्यूबी ने आह लेकर कहा, मुसलमानों की बदनसीबी, आज मुसलमान कुफार के कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम के खिलाफ उठे हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को इससे ज्यादा और क्या अजियत मिलेगी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद अपनी याददाश्तों की दूसरी जिल्द में लिखते हैं, मेरा अजीज दोस्त सलाहुद्दीन अय्यूबी इतना जज्बाती कभी नहीं हुआ जितना उस वक्त हुआ जब उसे बताया गया कि सुल्तान अल सालेह, जिसे इस्लाम की अजमत की निशानी समझा जाता है, और मुसलमान उमरा मिलकर उसके इस अज़्म को तबाह करना चाहते हैं कि सलीबियों को सरजमीन अरब से निकाल कर सल्तनत इस्लामिया को वुसअत दी जाए। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो कमरे में टहल रहा था, रुक गया और ऐसे जोश में बोला जिसमें जज्बातियत ज्यादा थी। कहने लगा, ये हमारे भाई नहीं हमारे दुश्मन हैं। अगर मुर्तद भाई का कत्ल गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूंगा। अगले जहान दोज़ख की आग कबूल करूंगा, लेकिन इस जहान में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को रुसवा नहीं होने दूंगा। मेरा ज़मीर पाक है। उस हुक्मरान पर लानत जो कुफ्फार से दोस्ती के मुआहदे करे और कुफ्फार से मदद मांगे। मैं जानता हूँ ये सब दौलत और हुकूमत का लालच है। ये लोग ईमान नीलाम करके हुकूमत का नशा पूरा करना चाहते हैं। उसने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, वो सर्दी में नहीं लड़ना चाहते, वो बर्फानी वादियों में लड़ने से डरते हैं। मैं सर्दी में लड़ूंगा, बर्फ से लदी चोटियों पर और यख दरियाओं में लड़ूंगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी हकीकत पसंद था। जज्बात से मगलूब होकर उसने कभी कोई फैसला नहीं किया था। जंग के मुतालिक उसने कभी नारा नहीं लगाया था, दो टोक हिदायत दिया करता था। हर दस्ते के कमांडर को दफ्तर में कागज पर लकीरें डालकर और मैदान जंग में जमीन पर उंगली से लकीरें खींचकर हिदायत दिया करता। मगर उस दिन उसे अपने ऊपर काबू न रहा। उसने ऐसी बातें भी कह दी जो वो आम महफिल में नहीं कहा करता था। वो शायद ये जानता था कि इस महफिल में फौज के काबिल एतमाद सालारों और मेरे सिवा और कोई नहीं। सुल्तान अय्यूबी ने दमिश्क की फौज के सालार जवाद से कहा, तौफीक जवाद, मैं अभी तक नहीं जान सका कि तुम्हारी फौज सर्दियों में लड़ सकेगी या नहीं। जवाब देने से पहले ये सोच लो कि मैं रात को छापा मारों को ऐसी जगहों पर छापे मारने के लिए भेजूंगा जहां उन्हें दरिया में से गुजर कर जाना पड़ेगा। बारिश भी होगी और बर्फ भी हो सकती है। सालार तौफीक जवाद ने कहा, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूं कि मेरी फौज में जज्बा है। इसका सबूत यह है कि ये फौज मेरे साथ है, सालेह के साथ भाग नहीं गई। मेरे सिपाही जंग की गर्ज गायत को समझते हैं। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, अगर सिपाही में जज्बा हो और वो जंग की गर्ज गायत को समझता हो तो वो जलते हुए रेगिस्तान में भी लड़ सकता है और जमी हुई बर्फ पर भी। अल्लाह के सिपाही को न रेगजार की तपिश रोक सकती है न बर्फ की यख सर्दी। उसने महफिल के हाजरीन पर निगाह दौड़ाई और कहा, तारीख शायद मुझे पागल कहेगी, लेकिन मैं इस फैसले से टहल नहीं सकता कि मैं दिसंबर के महीने में जंग शुरू करूंगा। उस वक्त मौसम सरमा का उरूज होगा, पहाड़ियों का रंग सफेद होगा, यख झक्कड़ चलते होंगे और रातें ठिठर रही होंगी। क्या तुम सब मेरे इस फैसले को कबूल करोगे?
سب نے بیک زبان کہا کہ وہ اپنے سلطان کا ہر حکم بجا لائیں گے۔ تب اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ ایسے احکام دینے لگا جن میں جذبات کا عمل دخل نہیں تھا۔ اس نے کہا، آج ہی رات سے تمام فوج اس حالت میں جنگی مشقیں کرے گی کہ ہر ایک فرد سالار سے سپاہی تک کپڑوں کے بغیر ہوگا، صرف کمر جامہ پہنا ہوگا جس کی لمبائی گھٹنوں تک ہوگی، باقی جسم ننگا ہوگا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تمام فوج کپڑے اتار کر باہر نکل جایا کرے گی۔ یہاں قریب ہی جھیلیں ہیں، فوج کو ان میں سے گزارا جائے گا۔ میں تمہیں اس تربیتی منصوبے کی تفصیل دوں گا۔ تمام طبیب فوج کے ساتھ ہوں گے۔ ابتدا میں سپاہی ٹھنڈ سے بیمار پڑ جائیں گے، طبیب فوراً اسی جگہ انہیں گرم کپڑوں میں لپیٹ کر اور آگ کے قریب لٹا کر علاج کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ بیماروں کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ دن کے وقت طبیب سپاہیوں کا معائنہ کرتے رہیں گے۔ اگر طبیبوں کی تعداد کم ہو تو مصر سے بلا لو، یہاں سے یہ ضرورت پوری کر لو۔ یہ نومبر 1174 کا آغاز تھا۔ رات کو سردی خاصی زیادہ ہو جاتی تھی۔ سلطان ایوبی نے راتوں کی ٹریننگ کا پروگرام مرتب کر لیا اور اپنے سالاروں اور جونیئر کمانڈروں کو بلایا۔ اس نے مختصر سا لیکچر دیا۔ کہا، اب تم جس دشمن سے لڑو گے اسے دیکھ کر تمہاری تلواریں نیاموں سے باہر آنے سے گریز کریں گی، کیونکہ تمہارا دشمن بھی اللہ اکبر کے نعروں سے تمہارے سامنے آئے گا۔ اس کے علم پر بھی وہی چاند تارا ہے جو تمہارے علم پر ہے، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتا ہے جو تم پڑھتے ہو۔ تم انہیں مسلمان سمجھو گے مگر وہ مرتد ہیں۔ وہ اپنی نیاموں میں صلیب کی تلواریں لا رہے ہیں، ان کی ترکش میں صلیب کے تیر ہیں۔ تم ایمان کے پاسبان ہو، وہ ایمان کے بیوپاری ہیں۔ خود ساختہ سلطان الصالح بیت المال کا سونا اور خزانہ اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور اس نے قوم کی یہ دولت تریپولی کے صلیبی حکمران کو اس مقصد کے لیے دے دی ہے کہ وہ اسے جنگی مدد دے کر تمہیں شکست دے۔ یہ شکست تمہاری نہیں، اسلام کی شکست ہوگی۔ یہ خزانہ قوم کا ہے، قوم کی دی ہوئی زکوٰۃ کا ہے۔ یہ خزانہ شراب اور عیاشی میں بہہ رہا ہے، اور اسی خزانے سے کفار کے ساتھ دوستانے گانٹھے جا رہے ہیں۔ کیا تم قومی خزانے کے چور کو اپنا سلطان تسلیم کرو گے؟ نہیں نہیں کے ساتھ کچھ آوازیں لعنت کی بھی سنائی تھی۔ سلطان ایوبی نے کہا، میں نے جن اصولوں پر مصر کی فوج تیار کی ہے وہی اصول تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ دشمن کے انتظار میں اپنے گھر میں نہ بیٹھے رہو۔ یہ کوئی اصول نہیں کہ دشمن حملہ کرے تو حملہ روکو۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو، جنگ نہ ہو تو جنگ کی تیاری میں مصروف رہو۔ جو ہی تمہیں پتہ چلے کہ دشمن تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے اس پر حملہ کر دو۔ یاد رکھو، جو مسلمان نہیں وہ تمہارا دوست نہیں۔ کافر تمہارے قدموں میں آ کر سجدہ کرے تو بھی اسے اپنا دوست نہ سمجھو۔ دوسرا بنیادی اصول یہ ہے کہ سلطنت اسلامیہ اور قوم کی آبرو کے پاسبان تم ہو۔ اگر تمہارے حکمران بے غیرت ہو جائیں، قوم بدکاری میں تباہ ہو جائے اور دشمن غالب آ جائے تو آنے والی نسلیں کیا کہیں گی؟ وہ کہیں گی کہ اس قوم کی فوج نااہل اور کمزور تھی۔ یہ ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا کہ حکمرانوں کی بدعمالیاں فوج کے حساب میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ فتح و شکست کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا ہے۔ حکمرانوں کی عیش پسندی اور مفاد پرستی فوج کو کمزور کر چکی ہوتی ہے، پھر شکست کی ذمہ داری فوج کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ تم ابھی سے اپنے خلیفہ اور حکمرانوں کو ٹھکانے لگا دو جو تمہاری اور قوم کی ذلت اور رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ میں جس جنگ کی تیاری کر رہا ہوں وہ کیسی ہوگی، صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ بڑی ہی سخت جنگ ہوگی۔ سخت ان معنوں میں کہ میں تمہیں انتہائی دشوار حالات میں لڑا رہا ہوں۔ دوسری مشکل یہ ہے کہ تمہاری تعداد کم ہوگی، اس کمی کو تم جذبے اور ایمان کی قوت سے پورا کرو گے۔ سلطان ایوبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ دشمن کے جاسوس ان کے درمیان موجود ہیں اور ان جاسوسوں کا طریقہ کار کیا ہے۔ دوسری طرف ایک امیر جو حلب میں اپنی فوج کو سلطان ایوبی کے خلاف بھڑکا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور تم یہ مت سوچو کہ صلاح الدین ایوبی مسلمان ہے، خلیفہ کا درجہ پیغمبر جتنا ہوتا ہے۔ نجم الدین ایوب کے اس مرتد بیٹے نے خلیفہ کو قصر خلافت سے نکال دیا ہے اور شام پر غاصبانہ قبضہ کر کے مصر اور شام کا بادشاہ بن گیا ہے۔ اگر تم خدا کے قہر سے بچنا چاہتے ہو، زلزلوں اور طوفانوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، تو صلاح الدین ایوبی کو شرمناک شکست دے کر سلطنت کی گدی بحال کر دو۔ سردیوں کا موسم نکل جائے گا تو ہم دمشق پر حملہ کریں گے، اس دوران ہم فوج میں اضافہ کریں گے اور تم جنگ کی تیاری کرتے رہو گے۔ ساتھ ہی صلیبی فوج کا ایک مشیر جسے ریمانڈ نے الصالح کے پاس بھیجا تھا، اس نے کہنا شروع کیا، ذہنی تخریب کاری کے بغیر جنگ جیتنا مشکل ہے۔ ہم تمہارے کسی شہر میں آ کر نہیں لڑیں گے، ہم مصر سے آنے والی کمک کو روکیں گے اور موقع دیکھ کر سلطان ایوبی کو گھیرے میں لیں گے۔
آپ کی فوج دمشق پر حملہ کرے گی۔ سردیوں کے موسم میں نہ آپ حملہ کر سکتے ہیں نہ صلاح الدین ایوبی۔ آپ اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ مجھے جو خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی قوم آپس میں لڑنے سے گریز کرے گی۔ آپ ان علاقوں میں جو آپ کے قبضے میں ہیں اپنی قوم کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف بھڑکائیں۔ اس کا بہترین حربہ آپ کا مذہب اور قرآن ہے۔ اس مقصد کے لیے مذہب، قرآن اور مسجد کو استعمال کریں۔ ہم نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ مذہب کے نام پر جلدی بھڑکتے ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کریں تو ہم آپ کو یہ تخریب کاری دمشق میں بھی کر کے دکھا دیں گے۔ فدائی قاتلوں اور حشیشین کے مرشد شیخ سنان نے کہا، یہ دیکھ کر میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ 5 سال گزر گئے ہیں، ہم سے ابھی صلاح الدین ایوبی قتل نہیں ہوا۔ وہ ان فدائیوں سے جنہیں سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجا جا رہا تھا کہہ رہا تھا، ایوبی پر ہمارے 4 حملے ناکام ہو چکے ہیں، ناکام بھی ایسے کہ ہمارے آدمی مارے گئے اور زندہ بھی پکڑے گئے۔ حسن بن صباح کی روح مجھ سے جواب مانگ رہے ہیں، کیا تم اسے زہر نہیں دے سکتے؟ کہیں چھپ کر اسے تیر کا نشانہ نہیں بنا سکتے؟ کیا تم اپنی موت سے خوفزدہ ہو گئے ہو؟ اپنے حلف کے لیے الفاظ بھول گئے ہو؟ میں اب یہ نہیں سننا چاہتا کہ صلاح الدین ایوبی ابھی زندہ ہے۔ ایک فدائی نے کہا، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، اور اس کے ساتھیوں نے اس کی تائید کی۔ سلطان ایوبی کی جو فوج مصر میں تھی اس کی کمان سلطان ایوبی کے بھائی العادل کے پاس تھی۔ سلطان ایوبی اسے یہ حکم دے آیا تھا کہ بھرتی تیز کر دے اور جنگی مشقیں جاری رکھے۔ اس نے العادل کو سوڈان کی طرف سے خبردار کیا تھا اور اسے بتایا تھا کہ سوڈان کی طرف سے معمولی سی بھی فوجی حرکت ہو تو وسیع پیمانے پر جنگی کارروائی کرے، اور سلطان ایوبی نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ کمک اور رسد تیار رکھے۔ دمشق کی مہم کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ کیسی صورتحال پیدا کر دے۔ اب اس نے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے لیے اسے کمک کی ضرورت تھی۔ جاسوس اور لڑکی نے اسے بتا دیا تھا کہ ریمانڈ مصر اور شام کے درمیان حائل ہو کر سلطان ایوبی کی کمک اور رسد روک لے گا۔ اس اطلاع کے پیش نظر اس نے کمک قبل از وقت منگوا کر اپنے ہاتھ میں رکھ لینا ضروری سمجھا۔ اس کمک کو سردیوں کی جنگ کی ٹریننگ کی بھی ضرورت تھی۔ اس نے ایک طویل پیغام کے ساتھ ایک قاصد قاہرہ بھیج دیا۔ اس نے العادل کو پیادہ اور سوار دستوں کی تعداد لکھی جو اسے درکار تھی، اور یہ ہدایت بھیجی کہ تمام فوج اکٹھی کوچ نہ کرے بلکہ چھوٹے چھوٹے دستے رات کے وقت ایک دوسرے سے دور دور نقل و حرکت کریں۔ دن کے وقت سفر نہ کیا جائے، حتی الامکان کمک کے کوچ کو خفیہ رکھا جائے۔ العادل اپنے بھائی کا ہی تربیت یافتہ تھا۔ اس نے پیغام ملتے ہی کمک روانہ کر دی اور اسے خفیہ رکھنے کا یہ انتظام کیا کہ فوج کے چند افراد کو عام مسافروں کے لباس میں اونٹوں پر سوار کر کے اس ہدایت کے ساتھ کمک کے راستے میں بھیج دیا کہ وہ دائیں بائیں دور دور چلتے رہیں، اور کہیں کوئی مشکوک آدمی نظر آئے تو اس کی چھان بین کریں، اور ضرورت محسوس ہو تو اسے پکڑ لیں۔ کمک کے دستے چند دنوں کے بعد دمشق پہنچنے لگے، اور سلطان ایوبی نے انہیں بھی رات کی ٹریننگ میں شامل کر دیا۔ اس کے ساتھ نئی بھرتی کا حکم بھی دے دیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔